नमस्कार, मैं रंतोष एक बार फिर आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज CHSL का सेट नंबर 7 मैथमेटिक्स का लेकर आप सबों के बीच आया हूं। ठीक है, तो आज सेट नंबर जो है आपका 7 होगा। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 7 मैथ का कैसा क्वेश्चंस आपका सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहला फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाए जाने पर 210 में से घटाए जाने पर 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कुछ नहीं है, भाग कर देना है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 210 है। यदि 210 को आप 11 से भाग करते हो, 11 एक कम आपका ये 11 घट जाएगा 10 ये 0, 11 नम आपका 99, ये जो शेषफल आपका 1 आएगा। अगर इस एक शेषफल को 210 में घटा दिया जाए तो आपका 209 हो जाएगा, और 209 जो है वो आपका पूरा पूरी 11 से कटेगा। तो 210 में क्या घटाओगे, तो जो शेषफल है आपका एक, इसी को घटाना है, शेषफल 1 को घटाना है। 210 में उस शेषफल 1 को आप घटा दोगे तो आपका जो है 209 आएगा, जो कि आपका 11 से पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हो चुका, बड़ा जल्दी हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। ए किसी काम को 25 दिनों में एक घर को रंग रोगन कर सकता है, बी उसी को 10 दिन में कर सकता है। देखिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, ए जो है आपका ए 25 दिन में कर सकता है, जबकि बी जो है इसी काम को आपका 10 दिन में कर सकता है। कहता सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25, देखिए 6.25 का मतलब 25/4, 25/4 होगा। 6.25 का मतलब कितना, 25/4, 6 चौके 24, 22/4 होगा। सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में ही इस काम को पूरा किया। यानी कि ए बी के साथ अगर सी मिल जाता है तो 25/4 दिनों में काम को करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करा सी अकेला उस काम को, सी अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए दिए गए समय का लॉसो ही तो आपका टोटल काम कहलाता है। यदि दिए गए समय का लॉस हो आपका टोटल काम कहलाता है। बात को समझिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, आप 4 के साथ अगर गुना कर दोगे तो ये आपका, देखिए लॉसों को हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। 4 के साथ गुना करोगे 100 हो जाएगा, यह आपका 40 होगा, यह आपका 25 होगा। देखिए 140 और 25 का यदि आप एलसीएम लेते हो ना बाबू, 140 और 25 का यदि आप एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम कितना होगा, 200। इसका एलसीएम आपका होगा 200। 140 और 25 का आपका जो एलसीएम है 200। उसके बाद देखिए 200 अगर एलसीएम आया, 100 को अगर आप 200 को 100 से भाग करोगे 2 आएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 आना चाहिए। 40 पंचे 200, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा, 8 होगा। यानी ए का क्षमता आपका 2 है, बी का क्षमता आपका 5 है, और तीनों का मिलकर क्षमता आपका 8 है। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार से करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 8 में 7 चला गया आपका 1। यदि आपका क्षमता 1 हो गया, यदि आपका क्षमता 1 हुआ सी का, तो टोटल में देखिए आपका काम क्या है। टोटल में काम क्या है, यहां जब हमने 4 से गुना कर दिया था, 25 को 100 कर दिया, तो एलसीएम को भी आप 4 से भाग कर दो, यानी टोटल काम आपका 50 होगा। अगर हमने यहाँ 4 से गुना करके 25 को 100 कर दिया था, 100 कर दिया, तो लास्ट में आप एलसीएम को भी 4 से भाग कर दोगे तो टोटल काम आपका जो 50 हो गया। यदि टोटल काम आपका 50 है, सी अकेला 50 काम को एक क्षमता से करेगा, एक क्षमता से करेगा। 50 काम को अगर एक क्षमता से करेगा तो कितना दिन में करेगा ये बाबा, ये आपका 50 दिन में करेगा। कहीं ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, और ऑप्शन नंबर आपका ए में। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर ढंग से आपका ये क्वेश्चन बना है। टाइम एंड वर्क का करिए, स्क्रीनशॉट लेना है, आपको उतारना है, जैसा करना है वीडियो को रोक के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। कहता 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल आपका साइड इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है। यदि आपका रेगुलर हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया ऑफ रेगुलर जो आपका हेक्सागोन होगा, एरिया ऑफ जो आपका रेगुलर हेक्सागोन होगा, यानी कि नियमित षटभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होता है, 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिएगा 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, आपका भुजा कितना 6 है, तो आप ये 6 गुना 6 करोगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
6 18 और 18 आपका होगा 54, 6 18 54, ये 54√3 है। और आपका जो नियमित षटभुज का क्षेत्रफल होगा वो 54√3 है, ठीक है, 54√3 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी पे है। आपको ये पता होना चाहिए कि नियमित षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 6 इंटू द एरिया ऑफ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। 3 साड़ियों की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो साड़ी पर प्रभावी सूत्र देखिएगा। 3 साड़ी खरीदते हैं तो 1 साड़ी छूट में मिलता है, तो छूट परसेंट ज्ञात करें। देखिएगा छूट परसेंट क्या होगा बताइए। आपका 1 साड़ी आपको छूट में मिलता है कितना में, तो टोटल 3 का पैसा देते हो और 1 तो आपको छूट मिला, यानी 4, टोटल आपने 4 खरीदा, 3 का आपने पैसा दिया और 1 छूट मिला, यानी आपको टोटल 4 मिला, ठीक है। टोटल आपके पास 4 आया, 1 छूट पे आया, तो आपको 1 छूट पे मिला कितना में, 3 + 1 में, और गुना कितना 100, ठीक है। तो ये आपका 4 गुना 25 बराबर 100 इक्वल टू आपका कितना होगा 25%। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है 25%। देखिए 1 साड़ी आपका मुफ्त मिलता है ना, तो 1 मुफ्त मिला कितना में, 3 में नहीं, 3 के खर्च पर नहीं, आपका छूट परसेंट बोला है तो आपको टोटल में 4 करना पड़ेगा, इसको जोड़ना है, जो मुफ्त मिल गया नीचे आपको जोड़ना 3 + 1 पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। देखिएगा आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिएगा यहाँ पर आपका आर और एस है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आर है, ये आपका एस है। वर्तमान आयु का जो एज है का रेशियो दिया हुआ है 6:7। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का संगत अनुपात 9:11 था। देखिए ये ना 12 वर्ष पहले का एज था, अगर बात किया जाए तो 12 साल पहले का उम्र था आपका 9:11, और ये जो है ये आपका वर्तमान उम्र था, वर्तमान था आपका 6:7। कहता है क्या, क्वेश्चंस कर रहा है व्हाट इज आर्स परसेंटेज। देखिए यहाँ पर आर छूट गया है, आप यहाँ पर आर लिख दोगे, आर की वर्तमान, इंग्लिश में आपका सही है, व्हाट इज आर्स परसेंटेज, आर का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो ये जो है आपका आर का वर्तमान आयु निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए आपका वर्तमान एज का अनुपात आर और एस का 6:7 है, और 12 साल पहले आपका 9:11 था। 12 साल पहले आपका 9:11 था, तो दोनों तरफ आप 12 साल घटा दोगे। मैं आपको बताया हूं बार बार वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूं कि जोड़ने या घटाने का काम जो है वो सबसे बाद में किया जाता है। दोनों साइड माइनस है, ये आपका माइनस कट गया। देखिए 11 × 6 = 66, आप तिरछा तिरछे गुना करोगे, और यहाँ पर 9 × 7 = 63 है, आप 63 घटा दोगे, इक्वल टू आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा कि 12 को 11 में 12 को 9 चल जाएगा, तो 12 को आपका 3 बचेगा। क्लियर है आपका, ठीक है। 12 को 11 को 12 में 9 को 12 जाएगा, 2 को 12 बचेगा, 3 को नहीं 2 को, ये को बचेगा 2 को। आप ऐसे घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 12 × 11 132 गुना कर सकते हो, 12 में 108, तो 3 का मान आपका 24 आ गया। 3 का मान 12 दूना 24, 1 का मान कितना हो गया 8। अगर 1 का मान अगर आपका 8 वर्ष हो गया, तो निकालने के लिए कहता है आर का वर्तमान एज, आर आपका 6 है, 6 का मान कितना होगा, 6 × 8 करोगे तो 8 छक आपका 48 वर्ष हो जाएगा, 48 ईयर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो बी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर दिए उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एक परीक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक आपका 25 है, यानी 10 छात्र जिनका आपका एवरेज जो आपका स्कोर है वो आपका दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 43 के बजाय 34 लिख दिया गया। 43 होना चाहिए, 34 लिख दिया, यानी कम ना लिख दिया। जो त्रुटि है आपका, कितना त्रुटि है, क्या एरर है आपका, 43 होना चाहिए, लिख दिया 34, यानी 9 कम लिख दिया, 9 कम लिख दिया। तो क्वेश्चन कहता सही औसत ज्ञात करें। देखिए अगर आप सही औसत का बात करोगे मेरे दोस्त, अगर आप सही औसत का बात करोगे तो 10 छात्रों का टोटल में एवरेज आपका 25 था, और 9 कम लिख दिया है। यदि 9 कम लिख दिया तो आप 9 जोड़ दोगे, और बटे आपका टोटल में 10 छात्र है, तो एवरेज निकालने के लिए 10 से भाग कर दिया, तो 250 और 9 259, 259 को अगर आप 10 से भाग करोगे तो 25.9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा ढंग से इस प्रश्न को भी हम लोग हल किए हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा एक थोक व्यापारी 25% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है, वह खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। अगर ग्राहक 2400 रुपये का भुगतान करता हो तो थोक व्यापारी ने उसे कितना में खरीदा था। अगर मान लीजिए कि थोक व्यापारी ने उसे x रुपया में खरीदा होगा, 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 125/100 पे खुदरा व्यापारी को बेचता है, और खुदरा व्यापारी जो है वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 120/100 में बेचता है, और टोटल में इसे जो है 2400 रुपये का भुगतान होता है। ग्राहक जो है
2400 रुपये का भुगतान करता है खुदरा व्यापारी को। 25 पंचे 125, 25 चौके 100 है, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100 हो गया आपका। ये 5 5 कट गया, 6 एक कम 6, 6 चौका 24, ये आपका 412 में कट जाएगा। और x बराबर आपका 4 चौके 1600, ये आपका थोक व्यापारी जो है 1600 रुपया में कम से कम उसे खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है, आप इसे उतार लो। ठीक है, चलिए एग्जाम भी बहुत नजदीक है आपका CHSL का। जब एक संख्या में 24 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 104% हो जाती है। 104% होने का मतलब कोई भी संख्या खुद में 100% तो होता ही है, और अगर वह संख्या 104 हो जाती है यानी 4% का वृद्धि हो गया आपका, कितना के कारण? 24 के कारण। तो 100% का मान कितना था? 100% का मान करोगे तो 24/4 गुना अगर आप 100 करोगे, 4 एक कम 4, 4 छक 24, यानी कि आपका वह संख्या का जो वैल्यू होगा वह 600 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में था आपका? सी में। चल बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिएगा, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस तय करती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या है? देखिएगा, अगर किसी निश्चित दूरी तक जाकर वापस जहां से चले थे वहां तक वापस आ जाए, यानी ए से बी तक जाएं और फिर बी से ए तक आए, यानी दोनों तरफ का दूरी बराबर हो, आने और जाने में तय की गई दूरी अगर आपस में बराबर हो, तो औसत गति का ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसका कंडीशन है भाई कि दोनों तरफ का दूरी, आने और जाने का दूरी आपस में समान होना चाहिए। औसत गति का ये फॉर्मूला आप कर सकते हो 2xy बटा x प्लस आपका क्या होगा y। 2x का मान आपका 30 है और गुना आपका यहाँ पर 20 हो गया, और बटा x का जगह में 30 है, प्लस आपका कितना 20 है। अब देखो 2 गुना अगर आप 30 करोगे और गुना आपका 20 है, और 30 और 20 जोड़ोगे आपका 50, 2 एक कम 2, ये आपका 25 बार में कटेगा। 25 25, 5 चौका 20 और 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, तो 6 चौका 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इसका औसत चाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका? सी में। लेकिन याद करना है कि जहां तक गए, ए से बी तक गए, तो वापस बी से ए तक ही आना है, यानी दोनों तरफ तय की गई दूरी आपस में समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक राशि पर 4 वर्षों में 7.5% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज है। यानी देखिएगा 1200 रुपए वह राशि ज्ञात करते, तो मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इस सिंपल सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। बिल्कुल ये सिंपल सा फॉर्मूला से इसका उत्तर आता हुआ आपको दिख रहा है कि साधारण ब्याज तो आपका 1200 है, गुना आपका 100, उसके बाद देखिए समय आपका 4 साल है और रेट भी आपका 7.5% दिया हुआ है। एक अंक के बाद से ऊपर में 1 हम लिख सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर आप काटोगे, अगर 25 या 75, 25 चौक 100 होगा, ये 4 4 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 चौका आपका 12, 400 बार में कट रहा है, यानी 400 को 10 से गुना कर दोगे तो आपका 4000, यानी वह धनराशि जो है वो आपका 4000 है। ऑप्शन नंबर ए में आपका है। कहने का मतलब इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन इजी वे सॉल्व हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर आपका 3 है, ए बी बराबर -4 है। क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो भाई देखिए आपका जो ए क्यू प्लस बी क्यूब है, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आप वैल्यू पुट करके भी इसका उत्तर ला सकते थे। तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका होगा a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। क्या ये फॉर्मूला आप सभी को याद नहीं है? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी का मान तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 3, हमने 3 का होल क्यूब लिख दिया। 3 गुना ए बी का मान मेरा -4 है और a प्लस बी का मान मेरा 3 दिया हुआ है। देखिए 3 का क्यूब आपका 27 है, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 4 तिया 12 तिया 36 हो गया आपका, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 4 और 2 कितना होगा 6, यानी आपका उत्तर इसका जो दिख रहा है वह 63 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में। ठीक है, चलिए मस्ट था इसमें इस फॉर्मूला को याद करना, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप याद करिए a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है आपका, एक पॉइंट -2 -1 है और दूसरा आपका 4 और -3 है, से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा की ढाल पूछा है, आपको स्लोप निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ढाल का फॉर्मूला जो है, ये स्लोप का फॉर्मूला हम लोग m इक्वल टू, मैं लिखता हूं इसे y2 - y1 बाय x2 - x1।
क्या ये फॉर्मूला आप सभी को पता नहीं? पिछला वीडियो में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ढाल का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, इस आपका ढाल का जो फॉर्मूला है समांतर रेखा की ढाल का। देखिए ये जो है आपका -2, ये आपका x1 का काम करेगा, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। इतना तो पता होगा आपका। अब देखो कि y2 का मान आपका -3 है, माइनस y1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस +1 मैं डायरेक्ट कर दिया। x2 का मान आपका जो है वो आपका 4 है, x1 का मान -2 है, तो माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा। -3 + 1 दैट मीन्स आपका -2 बाय 6 करोगे, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसका मतलब आपका -1/3 आ गया। और ये जो समांतर रेखा का ढाल होगा वह मेरा -1/3 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हमेशा। ठीक है, चलिए सिंपल सा उस फॉर्मूला को याद करना, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दो ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि आपस में सिमिलर है, समरूप है। देखिएगा, मान लीजिए आपका यह एक ट्राइंगल है, यह ट्राइंगल है आपका XYZ, ध्यान दीजिएगा XYZ है, और फिर अगेन आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि आपका PQR है। तो दो त्रिभुज आपका XYZ और PQR आपस में समरूप है। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR के परिमितियों का अनुपात, यानी उसका जो पेरीमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, वह आपका दिया है 3:2। PQ का मान आपका 6 दिया है, XY का मान निकालने के लिए कहता है। देखिए अगर इसका परिमाप 3 है, इसका परिमाप 2 है, तो आप सभी को पता होगा कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप रहे, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप रहे, तो उन त्रिभुजों के जो परिमाप का भी अनुपात है ना, वह उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये तो आपको पता होगा। अगर XYZ का परिमाप 2 था, अगर PQR का परिमाप आपका XYZ का परिमाप 3 दिया हुआ है, आपका PQR का परिमाप 2 है, मुझे निकालना है XY का वैल्यू, XY का मान निकालना है, दिया हुआ है PQ का मान। यानी कि देखिए ये परिमाप XYZ का 3, PQR का 2, और XY का जो परिमाप है, XY का मान निकालने के लिए वाला साइड्स का PQ का मान दिया हुआ है। अब देखिए आप यहां कर सकते हो, ध्यान दीजिए, ये 3/2 है, XY का मान निकालना है, इसे फाइंड आउट करना है, लेकिन आप देख लो PQ का मान 6 दिया हुआ है, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गया। दैट मीन्स XY का जो मान है वह 3 3 9 हो जाएगा, और XY का मान आपका 9 सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो आप 9 सेंटीमीटर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिगो का प्रश्न है आपका। सेक 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला है। बाबू बहुत ही हल्का सा प्रश्न, क्या है इसमें? आपको बस वैल्यू ही तो याद रखना है, आप वैल्यू याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 45 का मान आपका √2 है, tan 30 का मान आपका 1/√3 है। आप दोनों का एलसीएम ले लो, √3 आएगा, √3 × √2 आपका √6 हो गया, प्लस आपका 1, यानी √6 + 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये ट्रिगो का बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप उसे वैल्यू याद करके कर सकते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता त्रिभुज DEF में आप देखिएगा, मान लीजिए आपका ये एक ट्राइंगल है DEF, ये आपका D है, ये आपका E और फिर ये आपका F है। एंगल E आपका समकोण है, 90 डिग्री का कोण बता रहा है। आपका ये जो एंगल D का वैल्यू है ये आपका 45 बोल रहा है। निकालने के लिए कहता है cosec F। आप ही मुझे बता दीजिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा आपका 45 दिया हुआ है, तो तीसरा कोण का भी मान तो आपका 45 होगा। आपसे पूछा क्या cosec F का मान, अगर cosec F का मान पूछ दिया तो कोई हार्ड तो नहीं पूछा। F के जगह पर आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री आपने लिखा, और cosec 45 का मान क्या है आपका √2। बस आपको वैल्यू याद करना था, पिछला क्वेश्चन के ही जैसा। ऑप्शन नंबर सी बहुत बेहतरीन तरीके से इसका भी प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। चलिए नंबर नेक्स्ट भी आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिगो का दे ही देता है। ठीक है, देखिए cos थीटा का मान आपका 5/13 दिया है। कितना आसान सा प्रश्न है, आप बताइए। cos थीटा का मान 5/13 दिया है, दैट मीन्स आपका ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर तो आपका 12 होगा। ये तो ट्रिपलेट है आपका समकोण त्रिभुज का, 5 12 13, एक 5 है, दूसरा 13 है, तो एक आपका क्या होगा 12 होगा। आधार बटा कर्ण निकालने के लिए कहता है cosec थीटा का मान, तो मुझे जरा बता दिए cosec थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण तो आपका 13 है और परपेंडिकुलर 12 है, दैट मीन्स आपका 13/12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है तो डी पे है।
क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हो चुका। चलिए देखिएगा, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन से, आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन से, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, आप ध्यान दोगे। ये आपका जो बार ग्राफ दिया हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए नीचे के सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। देखिए आपका नीचे कंपनी दिया हुआ है, आपका कंपनी है ए, आप ध्यान दीजिए, कंपनी आपका ए बी सी डी ई और एफ, ये आपका कंपनी दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारियों की संख्या आपका दिया हुआ है। कर्मचारियों की संख्या का रेंज आपका दिया हुआ है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कहता है कंपनी डी और कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर है। देखिए कंपनी डी में 100 है, और आपका कंपनी डी में, देखिए कंपनी डी में आपका 100 है, और कंपनी ए में कितना है भाई, कंपनी ए में आपका 200 है। तो डिफरेंसेस मांग रहा है कंपनी डी और कंपनी ए का, एक में 200, एक में 100, अंतर कितना का 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, कुछ नहीं था ये आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्त, बीच बाच में आपको वीडियो नहीं मिलता होगा, गर्मी के वजह से नहीं मिलता। अभी गर्मी में भी लाइट का भी समस्या है, और हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर से जरूर सारा का सारा वीडियो को देखिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, सेम आपका डाटा है, सेम आपका बार ग्राफ है, बार ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है। उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई बीमा एजेंट BDF कंपनी के सभी कर्मचारियों को पॉलिसी बेचना चाहता है तो कितनी पॉलिसियों को बेचेगा। तो भाई अगर सभी को पॉलिसी बेचेगा तो बी में टोटल कितना कैंडिडेट है आपका 250। आप देख लीजिएगा, ये आपका 200 और 300 के बीच है, तो ये 250 ही होगा। डी में कितना है आपका एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डी कंपनी, डी में आपका 100 है, और आपका एफ में कितना एम्प्लॉय है, तो सबसे ज्यादा एफ में ही आपका 400। अगर सबको जोड़ दोगे 4, 1, 5, 2, 7 यानी 750। अगर टोटल में आपका 750 है, यानी कि आपको 750 पॉलिसी वह बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए बहुत ही हल्का प्रश्न है, लोग नहीं जानता है तो यही सब प्रश्न को छोड़ के आता है। कंपनी ई में कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या, भाई कंपनी ई में कितना कर्मचारी, 50 ओनली 50 एम्प्लॉयज, और कंपनी बी की तुलना में कितना कम है, कंपनी बी में कितना है आपका, कंपनी बी में कितना कम है, कंपनी बी में आपका 250 है। तो क्वेश्चन कहता है कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी की तुलना में कितनी कम है। एक मिनट थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेता हूं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी इज लोअर देन दोज ऑफ कंपनी बी बाय। थोड़ा सा एरर लग रहा है दोस्त, क्वेश्चंस को देखने में थोड़ा सा एरर लग रहा है, और एरर क्या है मैं आपको बताता हूं। कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी की तुलना में कितने प्रतिशत होना चाहिए, कितना परसेंट कम है। देखिए कंपनी ई में 50 है, कंपनी बी में 250 है, और क्वेश्चंस कह रहा है कंपनी ई में कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कमी कितना प्रतिशत कम है, सब किसी को पता होगा। मेरा ये रंतोसाज फॉर्मूला सब किसी को पता होगा। 250 से 50 है, 200 कम है, कितना कम है आपका 200, कितना में, तो 250 में कम है गुना 100, कितना कमी, किससे कमी, गुना 100। ये चीज आप सभी को पता होगा। देखिए आप यहां पर काटोगे 50 गुना 2, 50 गुना 5, 5 एक कम 5, और 5 चौका आपका 40 बार में कटेगा, 40 पंचे 200, और 40 गुना 2 बराबर 80%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। क्वेश्चंस कह रहा था कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आपका उत्तर होगा 80%। आपका 80% कम था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लोगों को नहीं आने पे वो छोड़ के आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि कंपनी बी का वह विभाग जिसके 20% कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है, कंपनी बी का वह विभाग जिसमें उसके 20% कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है, उसे कंपनी एफ को बेच दिया जाता है, तो कंपनी एफ में अब कितने कर्मचारी होंगे। तो कंपनी बी में टोटल आपका 250 इंप्लॉयज है, उसका 20% यानी 0 आपका कैंसिल होगा। दैट मीन्स आपको 50 इंप्लॉय को यदि कंपनी एफ को बेच दिया जाए, तो पहले से कंपनी एफ के पास 400 इंप्लॉय था, और 50 अगेन इसके पास आ जाएगा, तो कंपनी एफ के पास तो 450 इंप्लॉय ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना होगा आपका उत्तर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका बेहतरीन सा प्रश्न, अगर ए और बी मिलकर एक काम को 7.5 दिनों में कर सकता है। देखिएगा टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है, ए और बी मिलकर के किसी काम को 7.5 का मतलब 15/2, यदि 15/2 दिन में कर सकता है, ए अकेला इसी काम को 10 दिन में करेगा, तो कितना सुंदर कह रहा है कि बी इस काम को कितना दिन में करेगा। अभी मैं इसी वीडियो पे एक क्वेश्चन पहले मैं बनाया हूं। देखिए ये 2 और 1 है, तो 15/2 और 10 का एलसीएम लोगे तो आपका फ्रैक्शन का एलसीएम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मेरा तरीका को आप देखोगे, ठीक है, ये 15 जैसे का तैसे 2 से गुना कर देंगे तो आपका 20 होगा, और 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे ना बाबू, 15 और 20 का एलसीएम तो 60 आएगा, आपका 60 आएगा।
अब देखिएगा आप क्या करोगे ना, इफिशियंसी निकालोगे। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपना कार्यक्षमता के अनुसार करेगा। यदि आप इसका कार्यक्षमता निकालोगे, 60 को 15 से भाग करोगे 4, 60 को 20 से भाग करोगे 3, लेकिन टोटल वर्क आपका नहीं है। 60 इज नॉट टोटल वर्क। क्यों? क्योंकि आपने यहां 2 से गुना किया था, 10 था उसे आपने 20 कर दिया, तो कैसे आपका वह टोटल काम होगा? तो 60 को जब आपने 20 से गुना किया तो आप यहां 20 से भाग भी लगा दो, यानी टोटल काम आपका 30 है। टोटल काम आपका 60 नहीं बल्कि टोटल काम कितना है? 30 है। ए और बी दोनों का मिलके क्षमता आपका 4 है, ए का क्षमता आपका 3 है। ए और बी का मिलके क्षमता 4 है, जबकि आपका ए का क्षमता 3 है, यानी बी का क्षमता कितना होगा? बी का क्षमता आपका 1 होगा। अब 30 काम को अगर बी एक क्षमता के साथ करेगा तो कितना दिन में करेगा दोस्त? 30 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था, टाइम एंड वर्क का ये आपका। चलिए कर लोगे। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि मेरे यहां एसी तो नहीं लगा है दोस्त, ठीक है। चलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमिति, पेरीमीटर दिया 48 और चौड़ाई आपका 10 दिया हुआ है। देखिएगा परिमाप आपका 48 है, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपका लंबाई है, चौड़ाई आपका 10 है। लंबाई नहीं पता है, 2 1 कम 2, 24 दूना 48, डेट मीन 24 में 10 चल गया तो लंबाई तो आपका 14 निकलेगा। आपको एरिया पूछा है, क्या आसान सा प्रश्न है, बोलिए। एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 14 है और चौड़ाई आपका दिया है 10, यानी 14 गुना 10 140, आपका ऑप्शन नंबर ए में है 140। यही हल्का हल्का प्रश्न एग्जाम में आपको आता है, चूंकि आपको विद इन टाइम एग्जाम में करवाना भी है, ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है खरीदारी की सूची में 4 वस्तुओं की औसत लागत 1250 है। 4 वस्तु का औसत लागत 1250 से अगर एक वस्तु उस सूची में जोड़ी जाए जिनका मूल्य 2000 रुपया है, तो अब उनकी नई औसत लागत क्या होगी? बाबू आपसे औसत निकालने के लिए कह रहा है, ये एवरेज का आपका प्रश्न है। यदि आपका एवरेज का प्रश्न है, 4 वस्तु का औसत कीमत 1250 था, तो टोटल कितना होगा? 4 गुना 1250। एक एक्स्ट्रा वस्तु खरीदा गया 2000 का, तो टोटल इन वस्तु हो गया 4 प्लस 1 कितना? 5, यानी 1248 दो 5000, 5 और 2 जोड़िएगा 7000। 7000 को अगर आप 5 से भाग कीजिएगा, दैट मींस इसका औसत आपका 1400 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहां है? तो सी नंबर पे है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कहता यदि कोई विक्रेता 24 रुपया में नारियल को बेचता तो उसे 20% का हानि होता है। सोचिए 24 रुपया में नारियल बेच रहा है, 20% का हानि हो रहा है, सिंपल सा बात है। यानी 80% का मतलब आपका 24 रुपया है। 20% के हानि पर अगर बेच रहा है, इसका मतलब 80% का मान आपका 24 रुपया है। तो नारियल का सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य तो हम 100% मान के सॉल्व करेंगे, तो 100% का मान कितना होगा? 24/80 गुना अगर आप 100 करोगे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी कम से कम नारियल का जो सीपी था ना, कॉस्ट प्राइस था, वह आपका 30 रुपया था। कहता यदि अब उसे 36 रुपया में बेचता है, देखिए 30% क्रय मूल्य था और उसे 36 रुपया में बेचेगा। अगर उसे 36 रुपया में बेच रहा है तो क्वेश्चन कहता लाभ परसेंट कितना होगा? भाई 30% में खरीदे के हम 36% में बेचेंगे ना, तो 6% का लाभ होगा। कितना में होगा? तो क्रय मूल्य मेरा 30 है और गुना मेरा 100, 6 पंचे 30, 5 बिसांग 100, यानी कि आपका 20% का लाभ होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपका ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। ये 25 क्वेश्चंस का सेट आपका बन गया। आखिरी प्रश्न है ये आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने वाली एक टैक्सी एक निश्चित दूरी की यात्रा को तय करने में 25 मिनट का समय लेती है। एक टैक्सी जिसका कि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे वह 25 मिनट में उस दूरी को तय करता है। तो सबसे पहले आप दूरी निकाल लीजिए ना कि दूरी कितना तय करता है, डिस्टेंस कितना कवर करता है। आपका डिस्टेंस क्या होगा? तो दूरी का फॉर्मूला होता है ना भाई, चाल गुना समय। चाल आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 25 मिनट है, घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग करना होगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी 50/3। ये जो आपका दूरी होगा ना, 50/3 किलोमीटर हो गया। यदि आपका दूरी 50/3 किलोमीटर हो गया तो कहता 20 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी गति में कितना वृद्धि करना होगा। यानी ये 50/3 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय करना है, तो नया चाल क्या होगा? अगर आप नया चाल निकालोगे ना, नया गति निकालोगे ना, अगर आप न्यू स्पीड निकालोगे ना, तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी आपका 50/3 है ना बाबू, समय 20 मिनट है, घंटा में बदलिएगा, 60 से भाग न करिएगा। अब देखो 20 से कम 20, 20 या 60, यहाँ तो आपका कट न जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा ना। तो नया चाल तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में दिल है चाल आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन में दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
नैका चाल आपका निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चंस का था उसी दूरी की यात्रा को तय करने उसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब मुझे बताओ ना थोड़ा सा, पहले चाल 40 था, बाद में 50 हो गया, कितना का वृद्धि करोगे? 10 का ही तो वृद्धि करोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी। पहले चाल 40 था, बाद में आपने 50 किया, तो कितना का वृद्धि कर दिया आपने? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार ये 25 क्वेश्चंस का सेट जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये मेरा सेट प्रैक्टिस नंबर 7 था। यदि आपका, जैसा कि हम लोग झारखंड से हैं और बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर है, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग को रहना भी मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा टेम्परेचर में सुधार होगा तो एक एक दिन में हम 2-2 वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे, ताकि CHSL का एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए और सब किसी का सिलेक्शन हो, ठीक है। वीडियो को लगातार देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।